जी। दादा पोता का सवाल है जी। चर्चा का विषय है और चर्चा चल रही है कि दादा पोता कभी भी एक मंच पर आ सकते हैं, तो इसकी कितनी संभावना है? सखिए, समय बताएगा। सुभाष बराला ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मंच शेयर नहीं कर सकता जो सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान ना रखता हो। आप किसी की भी बात में, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं। पार्टी अगर आदेश करे तो पार्टी में आने के बाद देखिए, ये समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी बात बता दी है। इसको आप नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कॉफी विद प्रेस में। जैसे कि आपको पता है, हम टोहाना की जानी मानी हस्तियों से आपके साथ रूबरू करवा रहे हैं और आज उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में रहे बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन और हरियाणा किसान कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी। सर, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं और आज आप राजनीति में आप अपनी अच्छी पकड़ और अच्छी मजबूती रखते हैं, तो सर कैसे सोचा कि आपने राजनीति में आया जाए और लोगों की सेवा की जाए? देखिए, तो एक स्वाभाविक साइक प्रक्रिया रहती है राजनीति में आने की, वो मेरी रही, क्योंकि परिवार से कोई राजनीति में था नहीं, कोई नजदीक का हमारा कोई वास्ता था नहीं राजनीति से। तो 1975 में जब इमरजेंसी लगी और जब पहला चुनाव उसके बाद 77 का आया, उस समय जो हालात देखते थे, गांव में रहते थे, अब तो यहाँ खेतों के अंदर हमने निवास बनाया है, तब वहां के जो हालात थे, आम आदमी उसके कारण से जो भयभीत था इमरजेंसी के कारण से, खास करके गांव के लोगों के, गरीब लोगों के खास करके ऑपरेशन किए जाते थे, उठा करके ले जाते थे और बुरे तरीके से उनके ऑपरेशन किए जाते थे। वो जो एक माहौल था, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिमाग में कुछ बातें घर कर गई। और फिर जब छात्र जीवन में धीरे धीरे करके आगे बढ़े, तो फिर मुझे भी नहीं पता कि किस प्रकार से अनायास ही में राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आ गया। चाहे वो कॉलेज के चुनाव होते थे या फिर उसके बाद, अगर मैं ठीक से चुनाव में आने की बात कहूं तो पढ़ाई लिखाई के बाद 1995 में मैंने पहला चुनाव भुना शुगर मिल के डायरेक्टर का लड़ा। मैं डायरेक्टर बना, उसके बाद वाइस चेयरमैन 1996 में जब चुनाव हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, मैं वो बना। तो वो जो दौर था, उस दौर के शुरू होने के बाद और फिर लगातार आगे बढ़ता गया। 96 के चुनाव में मैं हरियाणा शुगर फेड का डायरेक्टर हुआ और उसी समय भारतीय जनता पार्टी से मेरा जुड़ाव हुआ, जो आज तक की यात्रा उसके बाद मेरी भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक रूप में चली आ रही है। पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। आप बताएं कि जैसे लोगों में चर्चा है जी कि इस बार जी आपको पार्टी की टिकट ना देकर राज्यसभा में भेजा रहा है, जैसे कि लोगों में चर्चा जारी है, ये तो कैसा लगता है आपको? क्या और साथ में पार्टी का नुमाइंदा कौन होगा अगर जो आपको टिकट नहीं देते, राज्यसभा में जाना पड़ता है, तो पार्टी का टिकटार्थी कौन होगा यहाँ से? देखिए, अभी यहाँ से कौन होगा, इस बात का तो सवाल पैदा तब होगा जब विधानसभा का चुनाव आएगा। जहां तक राज्यसभा लोकसभा की बात है, ये भी इसको हरियाणा के स्तर पे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये हमारी चीजें, जब भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड बैठेगा, हरियाणा की चुनाव समिति बैठेगी, केंद्रीय नेतृत्व के पास विषय जाएगा, उसके बाद तय होता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इसलिए आज के दिन इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो केवल मीडिया की है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई लोकसभा राज्यसभा की कोई चर्चा नहीं है। ये समय आने पर होती है। अभी समय जब आएगा सारी चर्चाएं निकलेंगी, कौन कहां से लड़ेगा। कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, उनमें से किसी की ने भी अपना नाम नहीं दिया है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो। तो आप ऐसे में क्या लगता है आपको, ये या तो डर गए हैं बीजेपी से, या क्या लगता है आपको? देखिए, ये केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है थोड़ा जी ये बात, ये आप राष्ट्रीय स्तर पे आप देखिए, जो राष्ट्रीय सिनेरियो है, नेशनल सिनेरियो है आज के दिन राजनीति का, उसमें देश की जनता
दो प्रकार से राजनीतिक वर्तमान परिदृश्य का मूल्यांकन कर रही है। एक गरीब कल्याण की राजनीति, युवाओं को आगे बढ़ाने की, महिला कल्याण की, किसान कल्याण की राजनीति, और दूसरा केवल और केवल विरोध की राजनीति। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा परिवार वो गरीब कल्याण से लेकर के देश को ऊपर लेकर के जाने की राजनीति कर रहा है। और विरोधी केवल और केवल मोदी जी का विरोध कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कैसे हो, और जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उनका विरोध कैसे हो, उनमें रोड़े कैसे अटकाए जाएं। जैसे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पारदर्शिता से नौकरियां दी जा रही हैं, मेरिट पर नौकरियां दी जा रही है। विपक्ष आप देख रहे हो ना, कोर्टों में जाकर के बच्चों को नौकरी ना मिले या लेट मिले और उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को ना मिले, इस नकारात्मक राजनीति में लगा हुआ है। यानी कि विपक्ष हरियाणा से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक नकारात्मक राजनीति कर रहा है, हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। और जब उनको लगा इस नकारात्मक राजनीति से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उस इंडी गठबंधन के एक समय के अगुवा जिन्होंने पूरे देश में घूम करके वो खड़ा किया था, नीतीश कुमार, आज कहाँ है नीतीश कुमार? इस नकारात्मक राजनीति को छोड़ करके सकारात्मक राजनीति के साथ, यानी कि मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। ये जो सारा परिदृश्य बना है, अब खबरें उत्तर प्रदेश की आई हैं, जयंत चौधरी की आई हैं, पंजाब से अकाली दल की आई हैं, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की आई हैं। तो एक जो था कि एनडीए अब की बार 400 पार, ये जो वातावरण है इसका प्रभाव सब लोगों के ऊपर है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि हारने के लिए चुनाव क्यों लड़ा जाए, इनको भारतीय जनता पार्टी जैसे दल से सीख लेनी चाहिए। 1984 का चुनाव था, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद 2 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जमीन के ऊपर खड़ा था, पार्टी के सिद्धांतों को लेकर के, पार्टी के एजेंडे को लेकर के। और पार्टी आज तीसरी बार देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली है। राजनीति तो ये होती है, वो लोग पलायनवादी हैं, वो लोग पलायन कर गए हैं सीधा सीधा हार के डर से। इसलिए ये तो क्या, अभी तो देश के अंदर और चेहरे आएंगे जो ये कहेंगे हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बराला जी, अभी फिलहाल जो राम मंदिर का मुद्दा था जी 500 साल पुराना था, जिसको अब बीजेपी ने मुद्दे को भी खत्म कर दिया और जो लोगों की उम्मीद थी वो भी पूरी कर दी। तो विपक्ष का इसमें कहना है कि जितना पैसा मंदिरों पर या फिर राम मंदिर पर खर्च हुआ है, क्यों ना इस पैसे को या और जगह लगने वाले पैसे को स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, इस पर लगाया जाए। क्या कहेंगे इस बात? देखिए, अगर पैसा राम मंदिर या अन्य हमारे जो श्रद्धा के केंद्र हैं उन पे भी लगे और गरीब कल्याण पर भी लगे तो उन लोगों को आपत्ति क्या है? मैं समझता हूं किसी को भी इस बात के ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी, केवल भारत में रहने वाला नहीं, कोई भी भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, उसकी जब कोई दूसरे से जब मिलता है तो अभिवादन करता है। पुरानी संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति राम राम से अपने अभिवादन की शुरुआत करता है। जब लोग अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस बात की तकलीफ होती है, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाए। देखिए, आजादी के बाद होना क्या चाहिए था, जितने हमारे आस्था के केंद्र हैं, चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर ध्वस्त किया गया हो, या काशी विश्वनाथ में आज ज्ञानव्यापी मंदिर का मसला सब लोगों के सामने है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली का मुद्दा, या ये तो 3 बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा पता नहीं कितने छोटे छोटे मंदिरों को ध्वस्त करके उनके ऊपर मस्जिदें खड़ी कर दी गई थी। उनका उपयोग किसी दूसरे मकसद से होने लगा था। होना चाहिए था कि आजादी के बाद जो मनोबल तोड़ा गया था पिछले एक कार्यकाल में, मुगलों के, अंग्रेजों के कार्यकाल में, भारतवासियों का, सनातनियों का, उस मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, उनका पुनर्निर्माण किया जाता।
हिंदू सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण किया जाता, वो तो उन लोगों ने किया नहीं। वो तो केवल और केवल परिवारवाद की राजनीति, वो तो केवल और केवल भ्रष्टाचार की राजनीति के अंदर आकंठ डूबे रहे, बड़े बड़े घोटाले करते रहे। इस बात की उनको फुर्सत नहीं थी। लेकिन जब सत्ता का परिवर्तन देश की जनता के आशीर्वाद से हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सब काम किए जिसके कारण से भारत की जनता का मनोबल ऊंचा उठे। हम लोगों को लगे कि वास्तव में ये भारत हमारा है, हम कहीं कोई किराए के स्थान के ऊपर नहीं रहते। पहले तो ये फीलिंग दी कांग्रेस के लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने। धारा 370-35 को समाप्त करने का काम हुआ, राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया, और बहुत सारे ऐसे इशू, जैसे अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी वहां लेकर के आए, पास कर दिया। भारत के अंदर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून, क्यों भाई? सब नागरिक भारत के हैं। भारतीय संविधान के आधार पर नागरिकों के साथ व्यवहार होना चाहिए। इसलिए ये सारे काम जो पहले हो जाने चाहिए थे 1947 के तुरंत बाद, वो सारे काम तो किए कि गरीब कल्याण के मामले में भी हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने कदम उठाए हैं, उसके ऊपर आप कितनी भी लंबी बहस कर सकते हैं, विपक्ष का कोई आदमी टिकता नहीं है। इसलिए हमारे लिए गरीब कल्याण भी जरूरी है, युवा का कल्याण भी जरूरी है, किसान और महिला का कल्याण भी जरूरी है, और साथ के साथ हमारे जो आस्था के केंद्र ध्वस्त हुए उनका पुनर्निर्माण भी जरूरी है। प्रधान जी, आपने बताया आप छात्र टाइम से ही राजनीति में हैं। जी। कॉलेज की बात करें, वहाँ भी इलेक्शन लड़ा, फिर आपने बताया शुगर मिल में, फिर इलेक्शन आपने पार्टी में आके भी लड़े और हारे, फिर आप 2014 में आपने जीत हासिल की, लेकिन 2019 में फिर इलेक्शन लड़े लेकिन आप हार गए थे। उसके बाद परिवार पर भी आपके प्रत्यारोप भी लगे और लोगों के अंदर चर्चा थी। तो क्या कारण रहे कि आप 14 में जीत के 19 में फिर हार गए हैं और परिवार पर आरोप लगे? उसके बाद भी आप राजनीति में अच्छी जो है वो पकड़ मजबूत है आपकी, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं आपके सवाल के। एक है चुनाव हारना, दूसरे हैं आरोप। देखिए, आरोप जिन लोगों ने लगाए, आज वो लोग कहाँ हैं आरोप लगाने वाले हैं? क्या राजनीतिक व्यक्ति के अलावा किसी ने भी सुभाष बराला के परिवार के ऊपर कोई आरोप लगाया? नहीं लगाया। ये केवल राजनीतिक लोग थे जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक निम्न स्तर की जो राजनीति होती है, उस निम्न स्तर की राजनीति वो लोग कर रहे थे। ऐसे लोगों को जवाब समय अनुसार मिलता है। अगर कहीं कोई सुभाष बराला के ऊपर जिस प्रकार की बात ये लोग करते थे, अगर कोई वास्तव में होती, तो कोई कहता ना करके मेरे साथ ये किया, मेरा उत्पीड़न किया, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ कोई गलत बात हुई। नहीं, केवल राजनीति था। जहां तक चुनाव हारने जीतने की बात है, देखिए, ये जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा मैंने 1996 में उठाया था, उस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी बनेगी दूर दूर तक नहीं था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री पद के एक किस्म से उम्मीदवार थे उस समय के चुनाव में, जब 13 दिन की सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बड़ी थी, उस समय झंडा उठाया था हरियाणा में, और इस क्षेत्र में तो कोई नाम लेने वाला नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। तो मैंने कभी चुनाव जीत करके और वैसी राजनीति की जाए कभी सोचा भी नहीं था। ये तो पार्टी की व्यवस्था है, हमने तो पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के विचार को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। पार्टी का जो गरीब का कल्याण है और इस प्रकार को से देश को परम वैभव कर लेकर के जाना है, इन बातों को लेकर के जनता के बीच में जाते थे। और जब 2000 के बाद पहला अलग से चुनाव लड़ने का मौका है तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को चुनाव लड़वाया। उसके बाद से चुनाव मैंने तो 4 चुनाव लड़े, जीता 1 है, हारे 3 है। तो हार जीत होती रहती है। और मैं एक बात और कहता हूं, ये कुछ हरियाणा का जो हिस्सा यहाँ का टोहाना नरवाना के आसपास का, कई विधानसभा क्षेत्रों पर गौर करिए कि जीतने और हारने वाले के पक्ष में किस प्रकार से वोटिंग हुई है। एक टारगेट लेकर के कई बार वोटिंग होती है, स्ट्रेटेजिकली वोटिंग होती है, और उसका ही परिणाम था मेरी हार का। और ये हार जीत होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे भी और जीतेंगे भी। जो आज लोग जीते हैं
वो पीछे आ रहे भी तो थे ना। जी जी, कई कमियां आपने गौर किया हो, कहाँ कमियां रही हैं? क्योंकि चर्चा रही है कि सरिया ये था, वो कर दिया, ये कर दिया, कमियां कहाँ देखिए, देखते हैं? कमियां व्यक्ति के अंदर बहुत होती हैं। जी कोई कहे कि मेरे अंदर कमियां नहीं है, मैं तो यूं नहीं मानता कमियां नहीं है। जी कमियां होती हैं। कमियां अगर आप गिनने लगे, मेरी कमियां गिनने लगे, आपकी गिनने लगे, जी तो लंबा समय लगेगा। मैं कहता हूं कमियां हर शख्स के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर होती है। जरूरत इस बात की है कि वो व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करे, अपनी कमियों का विश्लेषण करे और उसके आधार पे फिर आगे बढ़े कमियों को दूर करके। बराला जी, वर्ष 2019 में जब चुनाव हुआ उसके बाद हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का जब गठबंधन हुआ तो आप प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम पे। जी। गठबंधन में टोहाना से विधायक बने, देवेंद्र बबली मंत्री बने और आज भी मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और आपकी सरकार में अहम हिस्सेदारी है, आपकी भी है बराबर की। तो वो कई बार आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आप जवाब नहीं देते, हंस के टाल देते हैं, क्या कारण रहता है सर उसका? देखिए, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आपने कहा ठीक कहा, आरोप प्रत्यारोप एक बार नहीं बहुत बार लगाए, बहुत बार। लेकिन कहाँ है, दिखाई दिया कोई आरोप? केवल एक दो व्यक्ति कोई कहे उसके कारण से कोई दोषी थोड़ी हो जाता है, या फिर उसके कारण से मुझे कोई उसका जवाब देना चाहिए, मुझे तो उचित नहीं लगता। जिसको जो उचित लगता है वो वैसा ही काम करता है। अब लोग चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह की उल जुलूल बात करके और दूसरे से भी उसी प्रकार की बात करने की अपेक्षा क्यों रखे? ये कहाँ का सिद्धांत है? मेरा अपना तरीका है काम करने का, सामने वाले लोगों का अपना तरीका है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर, वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी है और किसे आप अपने प्रतिद्वंदी के रूप में मानते हैं कि जो आपको मुकाबला दे सकता है आगे? देखिए, चुनाव की तैयारियां जहां तक इसकी बात है, आज आप देख रहे हैं कि सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में एक एक बूथ के ऊपर गए हैं। आज 19,500 से ज्यादा बूथों के ऊपर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रवासी कार्यकर्ता गया है और बूथ के ऊपर उसको काम दिया गया है, वो अपना काम कर रहा है। सुबह मैं भी आज अपने बूथ पर 2 घंटे लगा करके आया हूँ, वो सब काम जो किए हैं वो मैं भी कर रहा हूँ। ये 2024 के चुनाव की हमारी तैयारी है और हमारी तैयारी ये है, पहले लोकसभा का चुनाव आएगा कि 10 की 10 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये तैयारियां चल रही हैं। और उसके बाद हरियाणा प्रदेश का चुनाव आएगा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आज तो हमारी चर्चा 10 लोकसभा क्षेत्र किस प्रकार से जीते, आज पार्टी में इस बात की वर्किंग चल रही है, काम इस पे चल रहा है। और आप देखेंगे कि हरियाणा की जनता का भरपूर आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उनके आधार पे, और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो काम किया उसके आधार पे लोग देने वाले। बराला जी, जिस प्रकार से 2014 से लेकर 24 तक बीजेपी सरकार सत्ता में है, क्या कारण है कि देश का किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सड़कों पर है? क्या मानते हैं आप, क्या बीजेपी सरकार की कहाँ कमी है जो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई? देखिए, बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जिनका समाधान एक दिन के अंदर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, गरीब कल्याण को लिया, युवाओं के मामलों को लिया, महिला और किसान के लिए काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत काम हुआ है। लेकिन फिर भी आप कितना ही काम करेंगे, समय अनुसार किसी न किसी वर्ग की कोई न कोई समस्या फिर से उठ करके खड़ी हो जाती है। किसान के लिए लाभकारी मूल्य, जिन डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें की थी, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा कर दिया और आज उनको भारत रत्न भी दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया। आपके माध्यम से मैं आपके सब दर्शकों को, श्रोताओं को इस बात की बधाई देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिन्होंने किसान वर्ग के लिए, चाहे राजनेता के लिए के नाते काम किया हो चौधरी चरण सिंह ने, प्रधानमंत्री रहते हुए जो काम किए हो, या फिर एक वैज्ञानिक के नाते
डॉक्टर स्वामीनाथन ने काम किया हो, हरित क्रांति से लेकर के बाद तक बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए किसान के कल्याण के लिए। ऐसे दो लोगों को भारत रत्न देना ये पूरे किसान वर्ग का सम्मान है। उन दो नेताओं का या उस महान जो एक विचारक थे किसान के प्रति डॉक्टर स्वामीनाथन, उनका सम्मान नहीं है, ये पूरे किसान वर्ग का सम्मान है। इसलिए इस बात को इस तरीके से देखना चाहिए किसान वर्ग को कि हमारी सरकार ने सीधे सीधे किसान के लिए फसल बीमा से लेकर के लाभकारी मूल्य देने तक वो काम तो किया ही है। फसल की बिक्री भी किसान की ठीक प्रकार से हो। हरियाणा में 14 फसलों के ऊपर भावांतर भरपाई दी जाए, ये काम भी किया। सबसे ज्यादा खराब अगर फसल किसान की हुई उसके ऊपर मुआवजा दिया तो हमारी सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिया। फिर भी किसान के लिए भी कई समस्याएं आ जाती हैं, व्यापारी के लिए भी समय समय पर आ जाती हैं। व्यापारी के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड बना करके कितनी ही उसकी समस्याओं का समाधान किया। जो चिर परिचित उनकी मांगे थे, चिर प्रतीक्षित, उनको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और भविष्य में कहीं कोई कमी है, मैं आज ये दावा नहीं करता कि सारी जो मांगे हैं सब वर्गों की पूरी हो गई हैं। भविष्य में भी इनके ऊपर काम जो वर्तमान में चल रहा है उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा और जिस भी वर्ग की, जिस भी समुदाय की जो भी समस्या बाकी है, ये प्रयास किया जाएगा कि 100% उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो। बराला जी, 5 राज्यों के चुनाव से पहले चर्चा कुछ और थी जी, लेकिन आज के समय में जो है चर्चा कुछ और है। क्या लगता है कि क्या ऐसा किया हरियाणा की प्रदेश सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने, किन नीतियों के बारे में एकदम से जो माहौल की ये पलटी हुई है, क्या मानते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में पैमाना क्या है? किसी भी चीज के आकलन का पैमाना होता है या किसी सरकार की, किसी राजनीतिक दल की लोकप्रियता को मापने का पैमाना तो चुनाव होता है। और ये जो चुनाव था इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में किस प्रकार से काम किए या फिर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी उसने किस प्रकार के काम किए, इनका मूल्यांकन वहां से हुआ। और उधर से हमारी संगठन की तैयारी पूरे देश के अंदर के साथ साथ उन प्रदेशों के अंदर में, बाकी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें हमारी सरकारें रही भी थी और मध्य प्रदेश में तो थी। इसलिए वो जो काम किए, काम के आधार पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। लोगों के मन के अंदर तो बात पहले से ही थी कि पार्टी अच्छी है, सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब चुनाव आया तो लोगों के सामने पैमाना आ गया, भी वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और वो एक वातावरण पूरे देश के अंदर, एक ऐसे वातावरण की निर्मित हुई कि लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को अच्छा मानते हैं और एकदम से वातावरण परिवर्तित हुआ। और हरियाणा में अगर बात करें, देखिए हरियाणा प्रदेश में जो काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रहे हैं पिछले लगभग 9.5 साल से, वो काम ऐसे हैं कि जिनसे व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज आप ये 3 दिन 4 दिन पहले जो नौकरी आई है, जो परिणाम घोषित हुए हैं, बेरोजगार नौजवानों को 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। आज हरियाणा के हर शहर कस्बे में, हरियाणा के हर गांव में इस बात की चर्चा है कि वास्तव में जो पहले पर्ची और खर्ची का चलन हरियाणा प्रदेश में चलता था उसको पूरी तरह से मनोहर लाल जी ने समाप्त कर दिया है। और युवाओं को लगने लगा है कि वास्तव में हमारे लिए कोई रोजगार के सही मायने में कोई अवसर हमें उपलब्ध करवा सकता है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो अपना व्यवसाय उनको खड़ा करने की व्यवस्था करना है या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर को रोजगार देना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश का वातावरण बदला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए इतनी बड़ी बीमारी आई, कोरोना की बीमारी आई, उस समय हालात ऐसे थे कि हर आदमी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जिसके पास अपना इतना इंतजाम होता है कि महीना 2 महीना अपने परिवार के लिए रोजी रोटी अपने घर से ही अपनी व्यवस्था से चलती रहे, लेकिन गरीबों के लिए वो तो रोज कमाते रोज खाते। उस व्यवस्था को उसकी चिंता करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी इस वर्ग के लिए जिसके पास कमाने के साधन बड़े सीमित हैं,
उसके लिए अनाज फ्री में दिया जा तक चल रहा है। तो ये बड़े काम हैं इस प्रकार के, इनकी कितनी अनगिनती करें, कितनी चर्चा करें, जिसके कारण से आज सब जगह हरियाणा समेत पूरे देश में वातावरण बदला हुआ है। आप जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे तब आपने 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतकर जो जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाली थी। जी। तो अब जो है आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? अभी आपने कहा कि फिर से 10 सीटें जीतने की तैयारी है, जी। कार्यकर्ताओं में कैसा जोश है और आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव की तैयारियों में रहती है। जब एक चुनाव समाप्त होता है तो अगले चुनाव की तैयारियां अगले दिन से शुरू कर देते हैं। और जहां तक वर्तमान चुनाव की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों 80 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र के हमने तो बूथ समिति पन्ना प्रमुख के सम्मेलन तक हमारे पूरे कर लिए, अलग अलग वर्गों के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पूरी कर चुकी है। और इसी प्रकार से हर बूथ के ऊपर आज सुबह से लेकर के कल सुबह तक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दूसरे बूथ से उस बूथ में आता है, यानी कि अपना बूथ छोड़ करके दूसरे बूथ पे जाता है। पार्टी ने जो उसको करने के लिए काम दिए हैं वो काम वो कर रहा है, और उस बूथ की पूरी टीम के साथ मिलकर के, चाहे वो शहर का बूथ है, गांव का बूथ है, वहां एक व्यापक संपर्क अभियान समाज के अलग अलग वर्गों के इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे कर रहे हैं। बूथ समितियां जो हमने गठित की उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, कहीं पन्ना प्रमुखों में कमी है उसकी भी समीक्षा करके उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और आपको आगामी दिनों में इसमें और तेजी भी दिखाई देगी। एक पारिवारिक सवाल है जी। दादा पोता का सवाल है जी। चर्चा का विषय है और चर्चा चल रही है कि दादा पोता कभी भी एक मंच पर आ सकते हैं, तो इसकी कितनी संभावना है? समय बताएगा। बहुत चर्चा है कि ये, देखिए समय बताएगा। सुभाष बराला ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मंच शेयर नहीं कर सकता जो सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान ना रखता हो। आप किसी की भी बात में, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं। पार्टी अगर आदेश करे तो पार्टी में आने के बाद देखिए ये समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी बात बता दी है। इसको आप कितना लंबा करेंगे? विधानसभा या लोकसभा की बात करें तो आपके चुनाव लड़ने की क्या संभावना है? लोकसभा की आप तैयारी, ये भी चर्चा का माहौल गर्म है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और लोगों में ये भी है कि विधानसभा, आप कहते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, या ये लोगों के अंदर एक, कार्यकर्ताओं में भी और लोगों में भी एक, आप इससे कोई पर्दा उठाने का काम देखिए मैंने एक बात बताई है, आज भी मैं अपने बूथ पर, मेरे गांव का बूथ जो पहले 147 नंबर था, आज वो 143 नंबर है, उस पे जाकर के आया। और मेरी तैयारी, जैसा कि स्वाभाविक है कि मैंने यहाँ 4 चुनाव लड़ लिए टोहाना से, मेरी तैयारी पूरी तरह से टोहाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की है। बाकी पार्टी फैसला करती है कहां से लड़ना, कौन सा चुनाव लड़ना, और इसका फैसला कभी ऐसे बैठ करके पार्टियां नहीं करती जिसका जवाब मैं सार्वजनिक रूप से दूं। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के चलते किसको कौन सा चुनाव लड़ना वो तय होता है, और उसकी घोषणा भी उचित समय के ऊपर होती है। कोई ये नहीं कि पहले कहीं कोई गलियों के अंदर उस बात की चर्चा हो कि कौन कहां से क्या लड़ेगा। क्षेत्र के लोग फिर से जाते हैं कि सुभाष बराला या टोहाना विधानसभा से ही चुनाव लड़े? देखिए मैं क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। ये बात सब जगह इस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात सालों साल से हरियाणा प्रदेश में चलती थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो 2014 में सरकार बनी, उस सरकार ने पूरे हरियाणा समेत टोहाना प्रदेश में भी दिखाया कि व्यवस्था बदली है। टोहाना में जितने बड़े बड़े काम हुए सब लोगों के सामने है। अब वो काम लोगों को लगता है कि पहले भी हो सकते थे, नहीं हुए। इसीलिए लोगों के मन में जो ये बात आई है ये बिना कारण से नहीं आई, मैंने कारण बताए हैं, और भविष्य में जैसा भी हरियाणा और यहाँ की जनता करेगी अच्छा करेगी। सर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में है, आप भी टोहाना विधानसभा से हैं और मौजूदा सरकार के गठबंधन के मंत्री भी यहीं से हैं टोहाना से, तो विकास की तरक्की के बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्र का विकास कुछ हुआ है या नहीं? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर
समान विकास किया। और हमारा नारा भी था हरियाणा में खास करके कि समान विकास समान रोजगार पूरे प्रदेश के अंदर। उस आधार पे हमारी सरकार ने किए। ये अलग हो सकता है कि मेरा पैमाना अलग प्रकार से काम कराने का था, मेरा दृष्टिकोण अलग था, वर्तमान में जो है वो उनका अलग दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण का अंतर होता है। सर, कांग्रेस के नेता हैं जो बार बार ये कहते हैं, अगर टोहाना की बात करें जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, उनका बार बार यही कहना है कि टोहाना के अंदर विकास नहीं हुआ, 10 सालों में विनाश हुआ है। तो आपको कैसे इस सवाल को कैसे लेकर जाते हैं? कहाँ आपको लगता है भी विनाश है और कहाँ कितना विकास हुआ है टोहाना को लेकर? देखिए, टोहाना का तो विनाश पहले था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने देखा कि लोगों को टोहाना ही नहीं, टोहाना से आगे के लोगों को भी गंदा पानी पीना पड़ता था। उनके राज में सीवर का पानी दोनों नहरों के बीच में डाला जाता था और वो सारा पानी रिस करके नहरों में जाता था और आप और हम सब लोग उस पानी को पीते थे, बीमार होते थे। वहां पे सुभाष बराला ने 2014 में सरकार बनते ही पूरे 2 महीने बाद श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर पर हर्बल पार्क का आधारशिला वहां पर रख दी थी और इतना सुंदर हर्बल पार्क 6-7 महीने में बनकर के तैयार हुआ। वो शायद उनको दिखाई नहीं देता, वो साफ सुथरा पानी शायद उनके हजम नहीं हो रहा आज भी। जो पेट में मरोड़ उनके करता था, आज उनकी पहले पेट में मरोड़ गंदे पानी से उठती थी, आज पेट में मरोड़ उनके अच्छे काम से हो रही है। उसके बाद नीचे कल्पना चावला पार्क, उसमें सुंदर सुंदर फुहारे चलते, शायद उन लोगों को दिखाई नहीं देते। उसके बाद जो एक विश्व स्तरीय खेल का मैदान, खेल स्टेडियम दमकोरा के अंदर बना, उसके ऊपर सिंथेटिक ट्रैक है। हरियाणा ही नहीं, राजस्थान पंजाब के बच्चे भी आकर के वहां प्रैक्टिस करते हैं। कुछ बच्चे तो मेरे को पीछे मध्य प्रदेश के भी मिले जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वहां जाकर के प्रैक्टिस करते हैं। वो भी शायद उन लोगों को दिखाई नहीं देता। उन लोगों को टोहाना का बाईपास नहीं दिखाई देता। उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने 2014 में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद जो शहरी तर्ज के ऊपर विकास कराने की शुरुआत की थी, वो उन लोगों को दिखाई नहीं देता। जाखड़ के अंदर इतना बड़ा अंडरपास 16-17 करोड़ से जो अभी भी काम जिसका चल रहा है, किन्हीं कारणों से बीच में थोड़ा सा वो लेट हुआ, फिर शुरू हो गया, वो शायद उन लोगों को दिखाई नहीं देता। उन लोगों को तो मेरिट के आधार पर जो रोजगार मिला है बेरोजगार नौजवानों को, गरीब माँ बाप के चेहरे की मुस्कान भी उन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। उनको किसान के चेहरे जो खिले हुए हैं, लाभकारी मूल्य जो उनको मिला, अगर फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा हमारी सरकार दे रही है, भावांतर भरपाई हमारी सरकार दे रही है, इससे जो मुस्कान किसान के चेहरे पे आई है वो उनको दिखाई नहीं देती। गरीब व्यक्ति जो कोरोना काल के अंदर जिसकी रोजी रोटी की यानी कि आजीविका के साधन छिन गए थे, उसको फ्री में अनाज जो हमारी मोदी सरकार दे रही है, उसके कारण से उसके चेहरे पे मुस्कान है, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रही। उन लोगों को दिखाई देगा जब जमीन वो सूंघ जाएंगे। 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाएगी, तब लोगों को उनको एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और उन लोगों ने क्या किया, विनाश किसने किया और सृजन किसने किया, निर्माण किसने किया। आप अपना राजनीतिक आदर्श किसे मानते हैं जो आप यहाँ देखिए, वैसे तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन लोगों को देख करके हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन क्योंकि मैंने जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के सर्वमान्य नेता थे। वो मेरे आदर्श हैं। आदर्श के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता होना भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो गर्व की बात है ही, पूरे भारतवर्ष के लिए ये गर्व की बात है कि भारत भूमि पर इस प्रकार के नेता जन्म लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ टोहाना हल्का से बीजेपी के बड़े ही चहेते चेहरे हम कह सकते हैं सुभाष बराला जी। तो इन्होंने बड़े ही बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। तो मिलते हैं किसी और नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।